हेलो, कैसे हैं आप लोग। सामने आप देखें बोर्ड पर द हिंदू का एक एडिटोरियल है जिसमें लिखा हुआ है कि द इम्पैक्ट ऑफ 50 years ऑफ वैक्सीनेशन ऑन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ठीक, इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब है कि 50 वर्षों में वैक्सीन का प्रभाव दुनिया के बच्चों पर क्या रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैटर इसी पर लिखा गया है। क्लियर? तो हम अंदर न जाने से पहले ये देखते हैं कि ये क्या है। वैक्सीन का जो इम्पैक्ट है 50 वर्षों में दुनिया के बच्चों पर, ठीक है, उसको हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले वैक्सीन जानते हैं क्या है। देखिए, आपने पढ़ा होगा एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी हम बाहर से नहीं लेते, एंटीबॉडी हमारी बॉडी ही बनाती है। ठीक है, और ये कब बनती है? जब कोई बेगानी कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो फिर हमारी बॉडी करती क्या है कि वैसा ही एंटीबॉडी बना करके और हमारी बॉडी को उस बेगानी कोशिका, जिसे एंटीजन कहते हैं, उससे हमारी रक्षा करती है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, तो पढ़ाई से पहले भी हम तैयारी करते हैं। पेन है, किताब है, कॉपी है, ये सब चीजें हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन क्या है या वैक्सीन क्या है? वास्तव में एक तैयारी है। कैसी तैयारी है? तो आप कहेंगे किसी रोग के प्रभाव से शरीर को बचाना। क्लियर? इसीलिए वैक्सीन लगाई जाती है। अब वैक्सीन देखिए होती तो 3 प्रकार से है, मुख्यतः होती तो अनेक प्रकार की हैं, लेकिन हम यहां पर 3 की बात करेंगे। देखिए, जो वैक्सीन होती है वो बनाई कैसे जाती है। ठीक है, तो देखिए, वैक्सीन वायरस के विरुद्ध भी बनाई जाती है और बैक्टीरिया के विरुद्ध भी बनाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, वैक्सीन आपने क्या जाना कि वैक्सीन एक क्या है? एंटीजन है, जो हमारे शरीर में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? ताकि हमारी शरीर में एंटीबॉडी बनने की परिस्थितियां निर्मित हो जाएं। क्लियर? तो ये समझ गए आप। अब आप कल्पना करिए, कल्पना करिए कि जैसे देखिए हम एक से दिखा दे रहे हैं। देखिए, एक है डेड सेल, किसी बैक्टीरिया या वायरस की डेड सेल है, और दूसरा है यह है लिविंग सेल। लेकिन लिविंग तो होती है, सजीव तो होती है, वो जीवित तो होती है, लेकिन कमजोर होती है। क्लियर? अब हम करते क्या है, वैक्सीन एक छोटी सी शीशी में आती ना, तो इसमें एक लिक्विड होता है ना। इसी लिक्विड में इस डेड कोशिका को डाल दिया, चाहे तो डेड डाल दीजिए, चाहे ये डाल दीजिए, ये काफी प्रभावी होता है, ये थोड़ा कम होती है। ठीक, अब जब हम इसको डाल देंगे और डालने के बाद हमने बॉडी में इंजेक्ट करा दिया, देखिए ये इंजेक्ट करा रहा है। ठीक है, तो जब ये इंजेक्ट होगा तो हमारी जो शरीर है वह इमीडिएट एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, कि ये बेगानी कोशिका कहाँ से आ गई, ये बाहर का एंटीजन कहाँ से आ गया। तो अब क्या करेगा कि हमारी शरीर के जो पूरे सिस्टम है, ठीक है, स्पेशली WBC, ठीक है, उसमें एक किलर सेल आएगी। क्लियर? जो हमारी बॉडी में प्रभु की देन है वो। तो अब ये किलर सेल जो है इसको किल करना चाहेगी, इसके प्रभाव को खत्म करना चाहेगी, और खत्म करने की कोशिश में वह शरीर के अंदर एक वार को छेड़ देगी।
ठीक है, और उस वॉर में क्या होगा, ये मार दिए जाते हैं। क्लियर? तो अब हमारी शरीर स्वस्थ हो गई, तो इससे फायदा क्या हुआ? ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि ये जो पूरा वॉर का पैटर्न था, ठीक है, वह हमारी मेमोरी सेल में आकर के रिकॉर्ड कर जाता है। क्लियर? ठीक कंप्यूटर के भांति आप काम सोचिए आप, फिर वो हमारी मेमोरी में रिकॉर्ड कर जाता है। ठीक है, और जब ये रिकॉर्ड कर जाता है और रियली हमारे पूरे लाइफ में जब कोई कोशिका रियली अटैक कर देगी, तो यह पुनः चूंकि एक बार वॉर कर चुकी है, इसका अभ्यस्त हो चुकी है, वह एक्सपर्टाइज्ड है, ठीक है, तो फिर क्या करेगी, वह इसको एक्टिवेट होकर के जिस प्रकार से इसने वॉर किया था वैसे वॉर करके इसे ध्वस्त कर देगी। ठीक है, अगर ध्वस्त कर दिया तो हम ठीक हो गए, और खुद ध्वस्त हो गई तो हम भी ध्वस्त हो जाते हैं। यही वैक्सीन का काम है। ठीक है, तो जब हम जीवित बैक्टीरिया या वायरस को लेते हैं तो उसे एक्टिव वैक्सीन कहते हैं, और जब हम डेड को लेते हैं तो उसे इनएक्टिव कहते हैं। क्लियर? और एक होता है, ठीक है, मैसेंजर वैक्सीन, जिसका प्रयोग हमने कहां किया है, कोविड-19 में किया था। क्लियर? तो अब हम इस पर टच नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये मैटर खुद में एक बहुत वाइड मैटर हो जाएगा। ठीक है, समझाने में फिर हमको कोडिंग और डिकोडिंग की बात करनी पड़ेगी आरएनए के बारे में। ठीक है, अगर हम सही ढंग से बताना चाहेंगे तो हमें वहाँ पर जीन गन टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करना पड़ेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि आपसे मतलब है, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं है, लेकिन अभी यहाँ का मतलब नहीं है। जल्द ही 1-2-4 दिन में या आएगा तो ठीक है, हम वहाँ बताएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर हम उससे बताए लेंगे तो यह आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्लियर? तो फिलहाल आइए हम लोग इसको तो समझ गए। अब कह रहा है कि ऑन चिल्ड्रन की ही बात क्यों कर रहा है भैया, बच्चों से ही आपको क्यों इतनी वो है? ठीक है, हमें आप क्यों नहीं लगा देते वैक्सीन? क्लियर? तो आप कहेंगे कि सर वैक्सीन तो किसी को भी लगाई जा सकती है, किसी आयु में लगाई जा सकती है, इसके लिए कोई बाधा नहीं है, लेकिन बच्चों में क्यों लगाई जाती है? देखिए, उसके पीछे 2 रीजन है। एक अवेयरनेस की कमी रही। क्लियर? अब आप कहेंगे कि साहब दुनिया में इतने बड़े विकसित राष्ट्र हैं, पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, फिर कहाँ से अवेयरनेस की कमी आ गई और कहाँ से इकोनॉमी की बातें आई? आप अभी इसमें पढ़ लेंगे और देख लेंगे। क्लियर? तो आप याद रखिएगा, ये किसी को भी लगाई जा सकती है। अभी तक बच्चों को ही लगाई जाती रही, लेकिन निकट भविष्य में ये सबको लगाई जाएगी। क्लियर? तो ये भी जान गए आप, ये भी जान गए, और ये भी करा। वर्ल्ड वाइड की बात करना है आपको, तो हम आपको इसमें से ऊपर की कुछ लाइनें पढ़ देंगे और यहाँ तक पढ़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जितने भी पीले मैटर हैं वही पीले मैटर ही आपके एग्जामिनेशन से मतलब रखते हैं। क्लियर? तो हम इस पूरे मैटर को बाहर ले लेंगे, और बाहर ले आने के बाद उसको नरेट कर देंगे, तो आप में महारत हासिल हो जाएगी, एक्सपर्टेंसी आपके अंदर आ जाएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा, और थोड़ी सी मेहनत में आप अपनी पूरे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, ये एक रिपोर्ट है, यहां से लेकर के यहां तक एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट द लॉन्सेट में पब्लिश्ड हुई है। लॉन्सेट, ये लॉन्सेट क्या है? तो आप कहेंगे कि सर ये बहुत पुरानी मैगजीन है, लंदन से पब्लिश्ड हुई थी पहली बार 2823 में, अरे सॉरी 1800 मतलब 1823 में, ठीक है, 1823 में ये पब्लिश्ड हुई थी, लंदन से हुई थी। मेडिकल बुलेटिन है ये, लेकिन वर्तमान में भी ये चल रही है, और आज इसके पब्लिकेशन के 3 केंद्र हैं। एक है लंदन, दूसरा है न्यूयॉर्क, और तीसरा है चीन की राजधानी बीजिंग। ठीक है, यहीं से ये पब्लिश्ड होती है। तो ये किताब क्या कहती है, ये मैगजीन क्या बताती है?
ये मैगजीन कहती है कि इन द 50 years द लाइफ्स ऑफ अबाउट 150 million children have been saved due to the vaccination against different diseases। कह रहा है कि इन 50 वर्षों में इस वैक्सीन का प्रयोग करके हमने अनेक रोगों से, ठीक है, 150 मिलियन बच्चों को बचाया है। और कहता है, और ये मैगजीन कहती है कि अगर हम मिजल्स या खसरे की बीमारी को देखें तो इस खसरे की बीमारी से 60% बच्चों को हमने जीवन दिया है। ठीक है, इसका मतलब अगर वैक्सीन न होती तो 150 मिलियन जो लोग हैं बच्चे, आज वो हमारे बीच न होते। क्लियर? हम देखें, ये लांसेट में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट है। क्लियर? अब इस रिपोर्ट को उन्होंने चार्ट के माध्यम से दिखाया है। ठीक है, 4 चार्ट बनाए हुए। तो इन चारों चार्ट में बताया है कि किस क्षेत्र में, देश तो नहीं बताया, क्षेत्र बताया। दक्षिण पूर्व एशिया है, साउथ एशिया है, तो पैसिफिक रीजन है, इनका इन्होंने नाम लिया है। तो इन्होंने क्या बताया, तो आइए हम लोग आसान तरीके से देख लें और आप अपनी कॉपी और पेन को उठा लें, इसी डाटा को इसी समय लिख लेंगे तो वो मैटर आपका तुरंत तैयार हो जाएगा। देखिए यहां पर 2 स्थितियों का विवरण दिया जा रहा है। यहां से लेकर के यहां तक एक कंपैरिजन है, एक तुलना है। क्या तुलना है कि जब वैक्सीन नहीं आई थी तब क्या स्थिति थी और जब वैक्सीन आई है तब क्या स्थिति हुई है। तो कह रहा है कि बिफोर वैक्सीन आने से पहले क्या था, मोरालिटी ऑफ माँ मतलब मदर एंड इन्फेंट, बच्चा, दोनों की बहुत हाई थी। वैक्सीन आने से पहले बच्चे की और माँ दोनों को मरने की दर बहुत हाई थी। क्लियर? तो अब कह रहा है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है कि जब माँ और बच्चे दोनों की मौत की दर बहुत हाई होगी तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये माँ है, इसकी भी डेथ हो गई, ये बच्चा भी होगा, डेथ कर जाएगा। तो आपको यहां पर एक चीज सोचना है कि लोग फिर क्या करेंगे, एक बच्चे को बच्चा नहीं मानेंगे, फिर क्या करेंगे, अनेक बच्चे पैदा कर देंगे। भाई पता न कौन विकेट गिर जाए, कोई भरोसा तो है नहीं। तो इसका मतलब यह है कि आपको अब समझ में आ गया कि मोरालिटी रेट के कारण, ठीक है, लोग मैक्सिमम बच्चे पैदा करते थे। क्लियर? यहां से तो ये समझ गई। फिर ये देखिए, जो मां है ये प्रसव के दौरान मर जाती थी। क्लियर? तो इसका परिणाम क्या होता था, तो आप कहेंगे जो सर हमें आज भी दिखता है। ठीक है, वो क्या, एक तो जो सेक्स रेशियो हो ये गिर जाएगा, फर्स्ट सेक्स रेशियो ये डाउन कर जाएगा। दूसरी बात और क्या होगी, ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर समाज में एक कमी आ जाएगी और वो अब लोग क्या करेंगे, दूसरा तीसरा विवाह करने लगेंगे। क्लियर? एक भय था, ठीक है, और उस भय से ही ये सब हो रहा है। क्लियर? लेकिन आप याद रखिएगा, इसका एक प्रभाव ये आएगा कि सर बर्थ रेट भी मैक्सिमम है और मोरालिटी रेट भी मैक्सिमम है, तो जनसंख्या कहां जाएगी, बैलेंस कर जाएगी। क्लियर? अब आपको ताज्जुब होगा यह सुनकर के कि पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन थी वह 18 सेंचुरी तक, 18 नहीं 19 सेंचुरी तक 1 अरब थी। लेकिन मेडिकल हेल्थ के डेवलप होने के का परिणाम हुआ कि हमने केवल 100 वर्ष में पॉपुलेशन में, हर 10 वर्ष में आप कह सकते हैं लगभग, कोई इसका वो फिक्स डाटा नहीं है,
एक अनुमान है कि लगभग हमारी जो वृद्धि हुई है वह 1 अरब हुई है। क्लियर ना? तो यह मेडिकल साइंस या जो हमारा उपलब्धियां हैं मेडिकल साइंस की दुनिया को उपलब्धियां, उसके कारण यह संभव हो पाया है। लेकिन कह रहा है कि आफ्टर वैक्सीनेशन या वैक्सीन, जब वैक्सीन का प्रचलन होता है तब क्या हुआ? ठीक है, तो कहता है कि जब वैक्सीन का प्रचलन नहीं था तो वह वर्ष था 1974 और तब बच्चों की मौत की दर थी 10%। लेकिन जब वैक्सीन का प्रचलन हुआ 1978 में, भारत से शुरू होता है, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू होता है, अभी बताएंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि 2024 में यह 3% पर पहुंच गया है। क्लियर? आपने इतनी बातें कर लिया, लिख लिया होगा। अब ये देखिए खसरा की जो वैक्सीन का रेट है, मिजल्स वैक्सीनेशन रेट 2000 में, वर्ष 2000 में केवल 20% लोग को खसरे का टीका लगता था, एक अनुमान है। लेकिन कह रहा है कि 2024 में यह बढ़कर के 70% हो गया। जागरूकता है। क्लियर? अब एक चीज यहां पर देखिए, यह है पैसिफिक जोन, प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है, उसमें कह रहा है कि 2000 में केवल 2% लोग वैक्सीन का प्रयोग करते थे। क्लियर? पैसिफिक जोन, काफी उस पैसिफिक जोन में अच्छे देश आते हैं। क्लियर? अच्छे देश का मतलब आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से भी अच्छी स्थिति में। लेकिन कह रहा है कि लेकिन 2021 में यहां पर 99% लोगों ने क्या किया है? वैक्सीनेशन कराया है। ठीक, फिर हमारे पड़ोसी की बात कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा है, दक्षिण पूर्वी एशिया की बात कर रहा है, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बर्मा, ठीक है, थाईलैंड, ठीक, इन सब देशों की बातें कर रहा है कि 2010 में यहां के लोग केवल 15% लोग थे जो इसमें विश्वास करते थे। लेकिन कह रहा है कि जागरूकता बढ़ी और 2021 में यहां लगभग 80% लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। लेकिन हालत डरावनी है हमारे साउथ एशिया में। साउथ एशिया मतलब अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, मालदीव है, श्रीलंका है, मतलब ऐसे जो हमारे पड़ोसी है, वहां पर क्या स्थिति है? तो कह रहा है कि यहाँ की स्थिति वर्स्ट है, बहुत ज्यादा डरावनी है, गंदी है। ठीक है, लोग आज भी यहाँ पर वैक्सीनेशन में रुचि नहीं रखते। उसका कारण क्या है? एक तो शिक्षा है और दूसरी बात आप याद रखिएगा, यहाँ की जो धार्मिक सोच है वो धार्मिक सोच भी लोगों को रोकती है। ठीक है, स्पेशली इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं वो वैक्सीनेशन में वो दिलचस्पी नहीं रखते थे। ठीक है, जो आज भी अशिक्षित वर्ग है वो इन चीजों में विश्वास नहीं रखता। क्लियर? तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये थोड़ा गलत लिख दिया गया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ग्लोबल अलायंस वैक्सीनेशन, गवी, ये क्या है? तो आप कहेंगे कि सर ये एक प्लेटफॉर्म है। सर एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म में WHO शामिल है, यूनिसेफ शामिल है, ठीक है, और तमाम मिलिंडा गेट्स भी, इसी फाउंडेशन जो है वो भी इसके अंदर शामिल है और ये सभी जो है, ठीक है, मिल करके वैक्सीनेशन का काम करते हैं। क्लियर हो गया? अब आपने एक चीज जान लिया, पूरा मैटर हमने दे दिया। अब यहां पर ये देखिए कि ये चीज वहां नहीं लिखा है। क्लियर? वहां का टोटल मैटर खत्म हो चुका है, द हिंदू का। लेकिन ये चीजें मैं आपके लिए जोड़ रहा हूं ताकि आप अच्छा कर जाए। भारत में इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है, कह रहा है कि
वह कब शुरू होता है? 1978 में शुरू होता है। ठीक, भारत में 1978 में शुरू होता है। और भारत सरकार इसका नाम क्या देती है? तो वो नाम यहां से आप जोड़ लीजिएगा, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ईपीआई। ठीक है, फिर से देखिए, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये कब शुरू होता है? 1978 में। कितने साल हो गया? तो आप कहेंगे 50 साल लगभग। फिर कह रहा है एंड वॉज लेटर एक्सपेंडेड एज द, फिर कह रहा है और बाद में, ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया। और क्या नाम रख दिया गया? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ईपीआई यूआईपी में बदल गया। कब? 1985 में। ठीक है। अब कह रहा है कि द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड वैक्सीन टू प्रिवेंट 11 नहीं है, 12 है, 12, ये पुराना डाटा है। 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज। अब कह रहा है यूपीआई के अंतर्गत, ठीक है, 12 रोगों को रोकने की 12 रोगों को रोकने की वैक्सीन दी जाती है। तो ये 12 रोग कौन है? तो वो सब चीजें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लीजिए। ट्यूबरकुलोसिस है, पर्टुसिस है, टिटनेस है, पोलियो है, मिजल्स है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, डजन मैटर। तो आपने इसे लिख लिया होगा। ठीक है, फिर आइए हम दूसरी बातें करते हैं। दूसरी बातें आप ये देखिए क्या बोल रहा है इसके अंदर। इसमें कह रहा है ये यूएन लिखा हुआ है। ठीक है, यूएन लिंक्ड बॉडी, ठीक है, ये मैटर कट गया थोड़ा सा, हम बोल दे रहे हैं वैसे। कह रहा है यूएन लिंक्ड बॉडी डिफर्स एसिडिएशन ऑफ एनएचआरसी इंडिया। मतलब यूएन के अंदर, ठीक है, ये कह रहा है कि हमारी जो एनएचआरसी है, मतलब ये देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्लियर? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, क्लियर, इसको क्या हो रहा है? ए ग्रेड नहीं दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके यहां मानवाधिकार जो अधिकार है, मानव का जो अधिकार है, उसका लगातार उल्लंघन हो रहा है। क्लियर? तो इसका निर्धारण कौन करता है कि किस देश में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है? यह कौन निर्धारण करता है? ये देखिए लिखा है GANHRI। ठीक है, इसका मतलब हुआ ग्लोबल अलायंसेस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जी ग्लोबल, ए अलायंसेस, एन नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। ये कहां पर है? आप कहोगे कि सर यह जनेवा में है। मतलब जनेवा मतलब स्विट्जरलैंड में है ये। क्लियर? अब स्विट्जरलैंड के अंतर्गत ये संस्था है, लेकिन ये संस्था जो है, क्लियर, ये कह रहा है कि यह यूएन लिंक्ड है। ये जो संस्था है वह यूएनओ से संबंधित है। क्लियर?
और यही संस्था दुनिया में मानवाधिकारों की चौकीदार या प्रहरी है। बस इतनी सी बातें। अब सवाल यहां पर है कि आखिर कह रहा है, ठीक है, यहां पर होना चाहिए था, ये दिख नहीं रहा है आपको, तो यहां आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, मान लीजिए कि आपको या देश को, हमारे देश को यदि ए ग्रेड न मिले और ये 2 साल से नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2 साल से वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय संस्था कह रही है कि आपके यहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ हुई हैं ऐसी, ठीक है, जैसे देखिए मणिपुर इंसिडेंट है, तो वहाँ पर मानवाधिकार आयोग कितनी बार गया, क्या किया, ठीक है, और भी जगहों पर होती है, घटनाएं होती हैं, तो आप देखते होंगे। ठीक है, क्योंकि हम बहुत कुछ आपको नहीं कहना चाह रहे हैं, आप समझना चाहते हैं तो समझ लें। आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा स्त्रियों के साथ कुछ भी हो जाता है या पुरुषों के साथ कुछ भी होता है, मानवाधिकार का कुछ अता पता नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ हुई हैं। ठीक, तो अब आप याद रखिएगा कि अगर हमको यह ए ग्रेड से बाहर कर दिया जाता है तो हमारी स्थिति क्या होगी। तो आप कहेंगे कि सर यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उसमें हमारा वैल्यू गिर जाएगा और हम हो सकता है कि मतदान के राइट से वंचित कर दिए जाए, जो हमारे लिए एक बुरी बात होगी। ठीक है, क्योंकि हम और हमारा सिद्धांत दोनों अलग हो जाएगा। क्लियर? फिलहाल तो अब कह रहा है कि आपके यहाँ जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, एक तो आपका मानवाधिकार आयोग कैसे काम करता है यह दुनिया समझ नहीं पाती, देख नहीं पाती, और दूसरी बात यह है कि आपका जो मानवाधिकार है ना, इस पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप है। ठीक है, कभी भी रियलिटी निकल करके नहीं आती। ठीक है, तो अब फिलहाल आप इंडिया में आ जाइए। ठीक है, तो इंडिया में कह रहा है कि नेशनल NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना था। तो कह रहा है कि 12 अक्टूबर 1993 को बना था, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। किसके अधीन बना था ये? तो आप कहेंगे कि सर ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अधीन बना था, इसका मतलब यह संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, अपितु इसे कानून द्वारा बनाया गया है, इसका मतलब यह एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, क्लियर? आप याद रखिएगा। और फिर कह रहा है इट इज इन कन्फर्मिटी विथ द पेरिस प्रिंसिपल अडॉप्टेशन इन 1991। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि 1991 में पेरिस में एक बैठक होती है, जहां पर दुनिया के देशों की एक बैठक होती है, जहां पर यह तय किया जाता है कि हम मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्य करेंगे। तो उसी निर्णय का परिणाम है किसका? ये हमारे यहाँ के NHRC। ठीक, ये भी आप जान गए। ठीक है, पेरिस डिक्लेरेशन के प्रभाव के स्वरूप ही हमारे यहाँ NHRC बना है। ठीक, अब यहां देखो आप, हमारे यहाँ का मतलब इंडिया का जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसका ये लोगो है। क्लियर? और इसका मोटो क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब मे ऑल बी हैप्पी, सभी लोग खुश रहें। क्लियर? यही इसका मोटो है। क्लियर ना? अब आगे जरा हम थोड़ा देखते हैं आगे क्या है कि जो इंडिया के अंदर है ना, इसको हमें जानना होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर क्या है। तो देखिए, इंडिया के अंदर जो मानवाधिकार आयोग है, इसकी संरचना कैसे की जाती है, कैसे बनता है, ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसे होता है। तो आप कहेंगे कि सर यह बहुसंख्यीय होता है, मतलब अधिक लोग इसके अंदर होते हैं, मतलब अनेक लोगों से मिल करके बनता है।
ठीक है। फिर कह रहा है कि इसका अपना एक अध्यक्ष होता है या चेयरमैन होता है। 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। क्लियर, 5 तो इसके और मेंबर होते हैं। फिर कह रहा है कि 7 डीम्ड मेंबर्स और 7 डीम्ड मेंबर्स होते हैं। डीम्ड मेंबर्स किसे कहा जाता है? क्लियर, इसका मतलब यह है कि किसी पद पर रहते हुए जो यहां पर पद धारण कर ले उसी को डीम्ड मेंबर कहा जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा है जो पिछड़ा वर्ग आयोग का या अनुसूचित जाति का या जनजाति का या माइनॉरिटीज का, ठीक, अध्यक्ष है। क्लियर, तो वह उस पद को धारण कर रहा है ना, तो उस पद को धारण करने के कारण वह यहां का मेंबर बन जाएगा। क्लियर, तो ऐसे लोगों को ही डीम्ड मेंबर्स कहा जाता है। फिर कह रहा है अ पर्सन हु हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब चेयरमैन कौन होगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो कह रहा है कि सर उसके अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी है कि वह या तो सीजीआई रहा हो या सुप्रीम कोर्ट का अदर जज हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज होना जरूरी है। वैसे 2019 से पहले केवल सीजीआई ही हो सकता था, लेकिन 2019 में इसमें, ठीक है, परिवर्तन किया गया और तब इसके अंदर कहा गया कि नहीं सर, चीफ जस्टिस के अतिरिक्त अन्य जजेस भी हो सकते हैं, लेकिन वह कहाँ के होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए। क्लियर हो गया? इतना मैटर आपका यहां से यहां तक कंप्लीट कर गया। लेकिन कह रहा है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भाई यहां सर्व की नियुक्ति, जो भी केंद्रीय सेवाएं हैं, क्लियर, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी नियुक्ति को अपनी इच्छा से तो करते नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जब वो इनके या चेयरमैन या उनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं तो वह किसी के सुझाव पर ही करेंगे, क्योंकि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ नॉमिनल पावर, है ना। तो अब यहां पर देखिए, कह रहा है कि चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, लेकिन आगे कह रहा है कि लेकिन इनकी नियुक्ति एक कमेटी के सुझाव पर किया जाता है। किसके सुझाव पर किया जाता है? कमेटी के सुझाव पर किया जाता है। और इस कमेटी में कुल कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। तो इन 6 मेंबर में कौन कौन होता है? एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे ही होंगे, और जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं तो उनकी पार्टी के एक और बंदे को ले लीजिए, गृह मंत्री को ले लीजिएगा, होम मंत्री को या होम अफेयर्स को ले लीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड, प्राइम मिनिस्टर जो होता है इस कमेटी का अध्यक्ष भी होता है। फिर कह रहा है कि स्पीकर होगा, किसका? लोकसभा का स्पीकर होगा। ठीक है, और फिर कह रहा है कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब जिसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, फिर कह रहा है डिप्टी चेयरमैन की बात कर रहा है, तो राज्यसभा का। फिर कह रहा है कि लीडर्स ऑफ द अपोजिशन इन बोथ द हाउस, दोनों ही जो हमारे हाउस हैं, ठीक है, उस दोनों हाउस में जो अपोजिशन के नेता हैं वो होंगे। मतलब राज्यसभा का अलग होगा, लोकसभा का अलग होगा। ठीक है, तो हो तो गया। और ये होम मिनिस्टर हमने पहले ही बता दिया था। फिर कह रहा है कि इनका टेन्यूर, इनका समय कितना होगा? तो कह रहा है कि द चेयरमैन एंड द मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर 3 साल के लिए इनका होगा। पहले यह 5 साल था, लेकिन 2019 में इसे 3 साल कर दिया गया। ठीक है, और किस एज तक रहेंगे? 70 वर्ष की एज तक रहेंगे। क्लियर है ना।
तो आप एक चीज याद रखिएगा, यही वह एक आयोग है जिसका चेयरमैन या मेंबर, ठीक है, सबसे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला पोर्शन देखते हैं। अगला भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और अगले में क्या आ रहा है? अगले में आप देख रहे हैं कि डिक्लाइनिंग पॉवर्टी रेशियो ए कंटिन्यू ट्रेंड। देखिए, जो गरीबी है ना, वो समय समय कम हो रही है, ठीक है, उसमें एक प्रवृत्ति पाई जा रही है। वो प्रवृत्ति क्या है कि वो धीरे धीरे गरीबी कम हो रही है। क्लियर? तो अब इसमें ये जो चीजें लगाई जा रही हैं, मतलब एलोइस किया जा रहा है, इसका मतलब है कि यहां से आपके क्वेश्चंस हैं, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि द रिलीज ऑफ द फैक्ट सीट ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 22-23, ठीक है, बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। देखिए, जो NSSO लिखा आप देखेंगे, ठीक है। आइए हम इस मैटर को आपको बड़े में दिखा देते हैं ताकि आप आसानी से कर ले जाएं। तो इसके लिए आपको अपने पेन और कॉपी को पुनः उठा लेने हैं, ठीक है, और आइए देखते हैं क्या है। यहां पर लिखा हुआ, ठीक है, अभी देखिए क्या लिखा हुआ, जरा देख लीजिए एक बार। कह रहा है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यही चीज यहां पर NSSO लिखा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको साफ दिख रहा होगा, वहां देखने में परेशानी हो रही होगी, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO। क्लियर? ये क्या कर रहा है? एक सर्वे करा रहा है। किस वर्ष का सर्वे करा रहा है? 22 और 23 का। और कह रहा है उस सर्वे को नाम क्या दिया गया? जो NSSO ने एक सर्वे कराया भारत लेवल पर, उस सर्वे का नाम था हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है, सर्वे। क्लियर? तो अब ये कह रहा है कि हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्या इसका क्या मतलब है, सर्वे का क्या मतलब है? इन्होंने किया क्या? ये कहा कि जो परिवार हैं उसमें उपभोग किस चीज का हो रहा है और कैसा हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि देखिए, एक ट्रेंड आ रहा है कि लोग आज एक अस्तरी जीवन जी रहे हैं, लोग पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं अपने घर में, कि दैनिक कार्यों में पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? ब्रांडेड चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, बढ़िया चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कह रहा है? NSSO क्या कह रहा है? इससे सिद्ध हो रहा है कि लोग अब समझौता नहीं कर रहे हैं। क्लियर ना? तो ये चीजें कब हो रही हैं? क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। जब लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तभी बार्गेनिंग की क्षमता आती है, अन्यथा जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो वो लोगों के अंदर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर वो समझौतावादी हो जाएंगे, अपने जीवन को किसी तरह से जिएंगे। तो लोग अब ऐसी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इससे सिद्ध हो रहा है कि गरीबी अब धीरे धीरे कम हो रही है। क्लियर? अब इस पूरे के पूरे जो लेख है ना, इसमें केवल 2 बातें लिखी गई हैं। क्लियर? वो 2 बातें क्या लिखी गई हैं? तो आप कहेंगे कि सर एक पॉवर्टी की बात की गई है, गरीबी की बात की गई है, और दूसरा इनइक्वालिटी या समानता की बातें की गई हैं। ये देखिए, ट्रेंड्स इन पॉवर्टी और फिर इन इक्वलिटी की बातें कर रहा है, ठीक है। तो
क्लियर। और पॉवर्टी पर जब इन्होंने बात किया है तो इस पूरे एसे के अंदर तो पॉवर्टी में इन्होंने 3 कमेटी की ही चर्चा किया है। क्लियर। आप जरूर याद रखिएगा इस एग्जामिनेशन के लिए। एक है रंगराजन कमेटी, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? गरीबी उन्मूलन के लिए। दूसरी चीज, दूसरा क्या है? तेंदुलकर कमेटी 2009 में आती है, गरीबी के लिए जुड़ी हुई है, पॉवर्टी के लिए, पॉवर्टी पर अध्ययन करती है। और एक है लकड़ावाला कमेटी, ठीक है। इन्हीं 3 कमेटियों का इन्होंने चर्चा किया है, ठीक। ये लिखा है लकड़ावाला लाइन, लकड़ावाला लाइन। तो सबसे पहली चीज आप ये देखिए, रंगराजन कमेटी क्या कह रही है? रंगराजन कमेटी कहती है कि 2011-12 में हमारी जो गरीबी थी, गरीबी का रेट था वो कितना था? तो वो कह रहे हैं कि सर वो रेट था 29.5, जबकि कह रहे हैं कि 22 और 23 में यह घट करके 10 हो गया। तो बहुत तो घट गया। कितना प्रतिशत घट गया? 19% गरीबी, लगभग 19% गरीबी, 19.5% गरीबी ये कम हुई है। कौन कह रहा है? रंगराजन कमेटी कह रही है। और तेंदुलकर कमेटी क्या कह रही है? तेंदुलकर कमेटी कह रही है कि 2004 और 5 में गरीबी की जो दर थी, पॉवर्टी जो रेशियो था, वो 37.2% था, ठीक है। इतनी ज्यादा गरीब थे, क्लियर, 2004-5 में। लेकिन कह रहे हैं कि जबकि 2011 और 12 में इसमें बहुत गिरावट आई और फिर ये कहां आ गया? 21.9% पर आ गया, क्लियर। अब ये लकड़ावाला कमेटी ये सब कुछ नहीं बताता। वो क्या कह रहा है? कैलोरी के आधार पर गरीबी का निर्धारण कर रहा है। कैलोरी मतलब जो हम खाते हैं, ये जो एनर्जी मिलती है। फिर कह रहा है कि द अर्बन पॉवर्टी लाइन यूज्ड बाय द लकड़ावाला कमेटी, ठीक है। तो लकड़ावाला जो कमेटी ने जो अपनी गरीबी के निर्धारण का पैमाना बनाया, उसको क्या कहा जाता है? लकड़ावाला लाइन कहा जाता है, लकड़ावाला लाइन। तो लकड़ावाला लाइन क्या है? तो आप कहेंगे कि सर एक कैलोरी को फिक्स किया गया है कि जो इस लाइन से नीचे है वो गरीब है, जो इससे ऊपर है वो अमीर है, ठीक है, क्लियर। तो ये गरीबी पर इतने मैटर इन्होंने दिया है इसमें। फिर कह रहा है कि असमानता पर, तो इनका ये कहना है कि असमानता पर पहली चीज आप याद रखिएगा कि कौन कमेटी अध्ययन करती है, क्लियर। तो आप याद रखिएगा कि सुब्रमण्यम कमेटी ये अनइक्वलिटी पर अध्ययन करती है, क्लियर। और वो कह रही है कि यह अनइक्वलिटी लगातार गिर रही है क्योंकि गिनी कोफिशिएंट में कमी आ रही है। अनवरत गिनी कोफिशिएंट, देखिए गिनी लिखा हुआ है, ये गिनी GINI, गिनी कोफिशिएंट में ये लगातार कमी आ रही है, ठीक है। ये लिखा है गिनी कोफिशिएंट फॉर रूरल एरियाज डिक्लाइंड। कितना डिक्लाइन कर रही है? तो कह रहे हैं फ्रॉम 284 से 266 ये गिर गई, और अर्बन एरिया में भी गिर रही है, ठीक है। तो वो आपको डाटा नहीं याद रखना है, ठीक है, बल्कि आप ये कहेंगे गिनी कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे कि सर असमानता को तय करने का या निर्धारित करने की एक स्केल है या पैमाना है, ठीक है। इसे याद रखिएगा।
क्लियर। गिनी कोफिशिएंट क्या है? तो गरीबी सॉरी असमानता को निर्धारित करने का एक स्केल है, ठीक है। और इस स्केल में दो चीजों का प्रयोग किया जाता है, एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। अगर गिनी कोफिशिएंट 0 है तो इसका मतलब असमानता नहीं है, लगभग नहीं है, और अगर 1 है तो इसका मतलब असमानता बरकरार है। तो आपने देखा कि बहुत इजीली ये मैटर आपके बीच में चला गया। अब आइए अगली बातें। अगली बातें थोड़ा आपको परेशान करेगी, ठीक है, क्योंकि यह नरेशन बहुत मांगेगा। देखिए, इंडिया और नेपाल रिश्तों की बात कर रहा है, जिससे स्टेबलाइज्ड होना जरूरी है, परंतु वो लगातार बिगड़ रहा है, ये रिश्ते लगातार बिगड़ रहे। तो देखिए, ऊपर की ये जो लाइन है वो कहता है, ठीक है, क्या बता रहे हैं, कहता है कि सर आज नेपाल में जो हवाएं चल रही हैं, ठीक है, उन हवाओं में क्या कह रहा है, असंतोष है और बेचैनी है, ठीक है। कह रहा है डिससेटिस्फैक्शन एंड अनसर्टेनिटी इन एयर दीज डे, ठीक है। आजकल जो वहां पर हवाएं चल रही है ना, एक प्रोवर्ब का यूज कर रहा है, बहुत अच्छा लिख रहा है कि यह हवाओं में अशांति है, बेचैनी है और असंतोष है। आप कह रहा है इस अशांति और बेचैनी का कारण क्या है? क्लियर। तो आप कह देंगे कि सर नेपाल की राजनीतिक हलचल और राजनीतिक और आर्थिक जो हलचल है या इन्वायरमेंट बना हुआ है वह दोषी है। क्लियर। अब एग्जैक्टली आप याद रखिएगा, ये जो इन्वायरमेंट बन रहा है या जो हलचल हो रही है, बना कौन रहा है? तो आप कहेंगे कि सर चीन बना रहा है। क्लियर। अभी आपने देखा कि नेपाल ने 100 रुपीस की एक नोट जारी किया है और उसमें लिपुधुरिया से लेकर लिपुलेखा और काला पानी, ये जो तीनों ही हैं ये उत्तराखंड में आ रहे हैं और उत्तराखंड के इन तीनों क्षेत्रों को वह अपना बता रहा है और भारत को वह आंखें दिखा रहा है। क्लियर। देखिए, यह अच्छा दिन नहीं है। क्यों? क्योंकि नेपाल से और हमारे जो संबंध रहे हैं वह आज के नहीं हैं, सदियों से रहे हैं। और नेपाल ही मेरी समझ से एकमात्र देश ऐसा है तो नहीं, अब था, जो अपने को हिंदू राष्ट्र कहता था। क्लियर। तो जब वो हिंदू राष्ट्र कहता था तब वो उसके अंदर रियल में इथिक्स था। क्लियर। लेकिन जब वह अपने को धर्मनिरपेक्ष कहने लगा तो वह उलझता हुआ चला जा रहा है। ठीक है। अब उसी चीज का इसमें नरेशन किया गया है। देखिए, आप जानते हैं कि कोई 10 साल 12 साल पहले नेपाल में एक सरकार काम करती थी और वह सरकार थी, ये लिखा हुआ, ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ किंग वीरेंद्र। ठीक है। वहां पर एक राजतंत्र था, वीरेंद्र शाह वहां के राजा हुआ करते थे, तो वो अपने आप को एक हिंदू राज्य घोषित करते थे। क्लियर। फिर वो कह रहे हैं कि लेकिन उनके अंतिम दिनों में यहाँ पर पाकिस्तान प्रयोजित, ठीक है, आतंकी घटनाएं का प्रयोग हुआ और इसका खूब प्रयोग भारत में किया गया। लेकिन फिर कह रहे हैं कि इसका चरमोत्कर्ष कब होता है? इसका चरमोत्कर्ष कब होता है? तो आप कहेंगे सर 1999 में। ठीक है। भारत के एक जहाज IC 814 को, ठीक है, हाईजैक करके कांधार में लाया गया था और फिर कुछ आतंकियों को छोड़ने की शर्तें रख करके और तब, ठीक है, प्लेन को छोड़ा गया था, कांधार से छोड़ा गया था। तो इसका मतलब आपने देखा
कि इनके वीरेंद्र के जो एयर है, शासन का जो अंतिम दिन है, वहीं से ही नेपाल में अशांति शुरू होती है। क्लियर? अब उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है कि जब राजशाही खत्म हो जाती है तो वहां एक नया रूप आता है। ठीक है, इसमें बड़े में तो कहीं लिखा नहीं है, हाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है? राजशाही के समाप्त होने के बाद वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है वो बड़ी जल्दीबाजी में और बड़े प्रीमैच्योर लोगों ने बनाया है। ठीक है, और क्या, तो देखिए इन्होंने यहाँ का जो संविधान बनाया उसका नाम रखा सेकुलर। ठीक है, सेकुलर और फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये नेपाल का वर्तमान नाम क्या है? ठीक है, सेकुलर फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। क्लियर? तो ये इन्होंने जब बना दिया तो यहां जब ये बनता है, ये स्वरूप इसका चेंज कर जाता है, राजतंत्र खत्म हो जाता है और ये रिपब्लिक नेपाल बनता है, डेमोक्रेटिक नेपाल बनता है। तब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आती है और कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता हैं वो ये लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर हैं जो माओइस्ट हैं। माओइस्ट मतलब माओवादी हैं, और ठीक है माओवादी नेता हैं ये, और इनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। क्लियर? और इनकी जो नीतियां हैं, मार्क्सवादियों की नीतियां, ठीक है, एग्जैक्टली में मार्क्सवादियों की समस्या है क्या? ठीक है, पहले तो आप इसको जान लीजिए, फिर हम बताते हैं मार्क्सवादियों की समस्या क्या है। देखिए इनकी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनका जो दृष्टिकोण है वह कहां की तरफ चला गया? ये चीन की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिस्ट है और चीन भी एक कम्युनिस्ट है। मैं आपको बता दूं कि कम्युनिस्ट हो या कोई भी वाद हो, यदि किसी भी व्यक्ति का आदर्श स्थान अपने देश में न हो, देश की मिट्टी में न हो, उसकी जड़ें कहीं और हों, तो आप याद रखिएगा वह कभी भी अपने देश का बन नहीं पाता। वह सदैव, ठीक है, अपने लोगों में अपनापन नहीं देखता। उसकी जो नजीरें होती हैं, ठीक है, उसकी जो प्रेरणा होती है, ठीक है, उसको जो निर्देश मिलता है वह उसी जगहों से मिलता है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, हमें कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि इतिहास का मैं एक छात्र हूँ और इतिहास का छात्र होने के नाते मेरे पास एग्जाम्पल मौजूद हैं, चाहे वो 1962 का हो, चाहे वो कभी का भी हो। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी सदैव चीन के परख में या रूस के परस्त में जुटी होती हैं। ठीक है, क्लियर? मतलब आप कह सकते हैं कि बरसात मास्को में होती है तो छाता वो इलाहाबाद में टांगते हैं या देश के अंदर किसी स्थान पर टांगते हैं, इसका मतलब विदेशी प्रेरणा से काम करते हैं। तो अब ये देखिए ये कहाँ चले गए? नेपाल के रहने वाले हैं, लेकिन आज नेपाल को नेपाल की नजरों से नहीं देख रहे हैं, या फिर इनके देखने का जो दृष्टिकोण है वो नेपाल को चाइना की नजरों से देख रहे हैं। क्लियर? अब चाइना की कमी क्या है, चाइना के लिए अच्छी बातें क्या है? ठीक है, तो इनकी मजबूरी क्या है चाइना की ओर देखने के लिए? इसका मतलब नेपाल में इस समय करप्शन या भ्रष्टाचार अपने चरमोत्कर्ष पर जा चुका है। नेपाल की इकोनॉमी भी ये जो है ये काफी कुछ खराब हो चुकी है और पॉलिटिकल स्थितियां भी अच्छी नहीं है। अब देखिए एग्जैक्टली नेपाल की इतनी रुचि क्यों है, अरे सॉरी चीन की नेपाल में रुचि क्यों है? तो देखिए उसकी रुचि का एकमात्र कारण है क्योंकि वह भारत को चारों ओर से घेरना चाहता है। क्लियर? क्योंकि एशिया में अगर रियल में जापान को कोई चुनौती दे रहा है या दे सकता है तो इंडिया है। क्लियर? तो इसलिए वो नहीं चाहेगा कि लोगों के ऊपर इंडिया का प्रभुत्व आए। अब ये हमारे लोगों को सोचना है, हमारे देश की मशीनरी को सोचना है। ठीक है,
कि हम अपने देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कितना कारगर उपाय कर लेते हैं, क्योंकि अमूमन देखा ये जाता है कि लोग उसकी तरफ ज़्यादा चले जाते हैं जो पैसे वाला होता है या विकसित होता है। ठीक है, अमूमन जैसे मान लीजिए आप इसके सामने हो कि भाई आप अमेरिका में रहना चाहते हैं, जापान जाना चाहते हैं, तो आप कह दोगे बिल्कुल जाना चाहते हैं। लेकिन कोई कह दे कि भैया वियतनाम जाना चाहते हो, तो आप कहोगे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि भारत को खुद में विकसित होना होगा और विकसित होकर के ही वह बड़े भाई की भूमिका को निभा सकता है। फिलहाल आइए थोड़ी सी आपसे और बातें कर लें, ठीक है, क्योंकि उसके बिना आप अधूरे रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यह जो मतलब है ये तो हमने आपको सब बता दिया, क्लियर। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, नेपाल के जो रिश्ते हैं वो हमने बताया आपसे कि जैमिनी जो ऋषि थे जिन्होंने जैमिनी उपनिषद लिखा है वो नेपाल के ही थे, और बुद्ध लुम्बिनी में जन्मे थे और लुम्बिनी नेपाल में है। फिर और नीचे आइए, थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। सम्राट अशोक बौद्धिस्ट थे, और आप याद रखिएगा कि सम्राट अशोक ने नेपाल में कुछ शहरों का निर्माण भी कराया है, जैसे देवीपाटन, और अपनी बेटी की शादी की भी अनुमति दिया था। और आप ताज्जुब ये करिएगा, हर्षवर्धन के काल में हर्ष ने 606 एडी में एक संवत चलाया था जिसे हर्ष संवत कहा जाता है, कैलेंडर कहा जाता है। और हर्ष कैलेंडर जो है यह नेपाल का, ठीक है, कैलेंडर है। ठीक है, और हमारे और नेपाल के बीच में तो रोटी और बेटी का संबंध रहा ही रहा है, क्लियर। लेकिन इधर जो हमारे बीच में कंट्रोवर्सी आई, ठीक है, उस कंट्रोवर्सी में कि ये काला पानी, लिपु लेखा, लिपिया धुरा की ये जो बातें आ रही हैं ये कहां से आ गई हैं, तो एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1814 से लेकर के 16 का वक्त है। ठीक है, थोड़ा आप देख लीजिए। तो अभी हम इसको समझाते हैं बात की बातें। ठीक है, इसके पहले आप ये देखिए, तब आपको वो मैटर समझ में आएगा। देखिए, हमने एक वक्त की बात किया और ये वक्त 1814 से 1816 का है, और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के रूप में यहां लॉर्ड हेस्टिंग कार्य करते थे। और जब लॉर्ड हेस्टिंग सर यहां कार्य करते थे तो उसी समय एक वॉर होता है। ठीक है, वो क्या, एंग्लो नेपाली वॉर, नेपाली वॉर, क्लियर। और जब ये वॉर खत्म होता है तो उसमें नेपाल हार चुका होता है और वह एक संधि करने के लिए विवश होता है, और वह है कौन सी संधि, तो आप कहेंगे कई नामों से पुकारा जाता है, जो आप ले लें। ठीक है, सिगरौली की संधि। ये कब होती है, क्लियर, तो ये 1816 में होती है। अब इस सिगरौली ट्रीटी का क्या परिणाम आता है, आप याद रखिएगा,
इसका परिणाम ये आता है कि आप याद रखेंगे कि यहीं से एक मुहावरे का जन्म होता है। क्या वो मुहावरा है? ठीक है, नेपाल की जवानी सदैव भारत के काम आती है। क्लियर? नेपाल की जो जवानी है ना, वो सदैव भारत के काम आती है। कैसे? तो आप कहेंगे कि यहीं पर जो है गोरखा रेजिमेंट का विकास किया गया था और गोरखाओं को सेना में भर्ती दी जाने लगी और आज भी हमारे यहां ये भर्ती दी जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अपने ध्यान को यहां जरूर दीजिएगा। क्या ध्यान देना है आपको? तो देखिए, भर्ती तो होती थी लेकिन इधर ये रुक गई है और चीन इसी का फायदा उठा रहा है। क्या फायदा उठा रहा है? भारत में क्या हुआ कि एक नई सेना आ गई, अग्निवीर। अग्निवीर के नाम से एक नई भर्तियां होने लगी। अब ये भर्ती कितने साल के लिए होती है? ठीक है, 4 साल के लिए होती है। तो अब गोरखों को भारत में रुचि नहीं रह गई। क्लियर? तो इसका फायदा उठाया है चाइना ने और कहा कि तुम आ जाओ मेरे यहां, हम तुम्हें अपनी फौज में रखेंगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, समझ गए ना? तो ये भी आपने समझ लिया, गोरखे के बारे में समझ लिया। गोरखा बहुत बड़ी बटालियन है, बहुत वैरियर क्लास है। लेकिन एक चीज मैं आपको और यहां बताना चाहूंगा, ठीक है, तब आपको कुछ समझ में आएगा कि नेपाल कैसे अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, कैसे वो उसमें सिविल वॉर की तरफ चल रहा है। क्या नेपाल के टुकड़े होंगे क्या? ठीक है, तो क्या जो कम्युनिस्ट हैं, ये जो लोग प्रचंड साहब जैसे लोग हैं, क्या ये नेपाल को तोड़ देंगे क्या? ठीक है, आइए जरा हम देखते हैं। तो देखिए, अगर हम नेपाल की पॉपुलेशन की बात करें तो नेपाल में जो पॉपुलेशन है वह नेपाल मुख्यतः, ठीक है, 3 समुदायों से मिलकर बनता है। एक समुदाय है शेरपा जो पहाड़ों में रहता है, ठीक, माउंट एवरेस्ट विजेता, आप याद रखिएगा। और दूसरा गोरखा रहता है जो पहाड़ों से दूर थोड़ा मैदानों में रहता है, वो गोरखा है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो भारत से लगे हुए तराई क्षेत्रों में रहता है उसको कहते हैं मधेशी। मधेशी, ठीक है, ये एग्जैक्टली भारतीय हैं। तो ये शेरपा जो होते हैं ये बहुत ब्रेव होते हैं और पर्वतारोहण में, पर्वतों पे चढ़ाई करने के लिए विशेष माहिर होते हैं। और हमने आपको बताया यही गोरखा है जिसके संदर्भ में कहा गया था, मानिक शाह ने कहा था, ठीक है, कि अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो समझ लेना वो गोरखा है। क्लियर? तो अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। गोरखा की रुचि आज अग्निवीर के कारण हट रही है और दूसरी तरफ ये जो मधेशी हैं इनको, इनके विरुद्ध यहां आंदोलन चल रहा है। क्लियर? अब ये मधेशी जो है यही यूनाइट होकर के क्या करना चाहता है, ठीक है, चीन से दूर जा करके एक नए लैंड की मांग करेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गया। ठीक, अब यहां पर देखिए एग्जैक्टली, ये देखिए 100 रुपीज की नोट दिखाया गया है। 100 रुपीज की नोट अभी नेपाल सरकार ने जारी किया है और उस पर ये आप देख रहे हैं कि ये स्थान, ये जो है ये पूरा स्थान, ये देखिए लिखा है डिस्प्यूटेड एरिया। तो डिस्प्यूटेड एरिया में लिपू लिखा है, काला पानी है और लिम्पिया धुरिया है। ठीक है, ये अब नेपाल कहने लगा कि ये मेरा है। क्लियर? अब हम आपको थोड़ा सा ये मैटर ले जाते हैं 1816 के सिंगोली की संधि में। तो अगर उस सिंगोली की संधि ने गोरखाओं को दिया तो आप याद रखिएगा
ठीक है, ये सभी गोरखपुर तक के हिस्से, मतलब ये दार्जिलिंग, ये उत्तराखंड, ये शिमला, नैनीताल, देहरादून, ये सब हिस्से जो है 1816 से पहले ये नेपाल में थे, लेकिन इस सिंगौली की संधि के द्वारा, ठीक है, वो यहां आए हैं। ठीक है, तिस्ता जो रिवर है, ठीक है, उसका जो समस्या का समाधान किया गया सिक्किम में, वो इसी संधि के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बहुत वाइड ना होने जाएं, अन्यथा ये मैटर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि ये चीन के कहने पर ऐसा किया जा रहा है। क्लियर? अब ये जो एरिया है उसको आप यहां पे इसका समझ सकते हैं। ठीक है, कि देखिए ये है, ये वाला हिस्सा है विवादास्पद, जिसे हमने यहां पर दिखा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक और मैप दिखाना था, हमने दिखाया था कि एग्जैक्टली जो चाइना है वो भारत से परेशान क्यों दिख रहा है। ठीक है, तो चाइना का एक प्रोजेक्ट चल रहा है सड़क मार्ग का, ठीक है, वन बेल्ट वाला। ठीक है, तो उस वन बेल्ट के विरुद्ध भारत की एक बड़ी स्कीम आई, और वो क्या है? तो आप कहोगे कि सर यह चाइना का बड़ा काउंटर पार्ट है, ये चाइना को बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहा है। क्यों? तो आप कहेंगे कि यह इंडिया का एक इनिशिएटिव है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर ये रूट डेवलप हो जाता है, क्लियर, तो इसका मतलब है कि भारतीय गुड्स और यूरोप के गुड्स का न केवल आवागमन होगा, अपितु यह एक कल्चरल धीरे 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 इनकी एकजुटता स्थापित हो जाएगी, जो चाइना जैसे विस्तारवादी राष्ट्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह निकल रहा है कहां से? ये गुजरात से निकल रहा है, ठीक है, मुंद्रा से, और यहां ये मुंबई से निकल रहा है। ठीक है, आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि दोनों ही यम से शुरू हैं। अब यहां से सी रूट का प्रयोग कर रहा है, सी रूट का प्रयोग करके यह जेबल अली में बंदरगाह को छोड़ देगा। फिर यहां से वो क्या कर रहा है, ये देखिए, रेल रोड है, रेल, और यह रेल से ये फिर कहां पर इंटर कर रहा है? पूरा यूएई घूम रहा है, और उसके बाद वो सऊदी अरबिया में इंटर कर रहा है, रियाद वाद से ये निकल रहा है। फिर ये देख रहे हैं आप, बीच में इजराइल आ जा रहा है। हाँ, ठीक है, और इजराइल के बाद पूरे ये इजराइल को चीर रहा है, बीचों बीच निकाल रहा है, और इसके बाद फिर इजराइल में ये यहां से पुनः यह सी रूट का प्रयोग करते हुए फिर यहां ग्रीस में आ जा रहा है, और ग्रीस में जब आ जाएगा तो ये इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा। ठीक है, तो यह चाइना के लिए एक सरदर्द है, इसलिए चाइना जो है लगातार यहां पर बाधा उत्पन्न कर रहा है। क्लियर? और अब इसके बाद एक और पॉइंट आपका बचता है, इससे आप बखूबी परिचित हैं, बहुत कुछ उन्होंने लिखा नहीं है वैसे फिलहाल लेकिन मैंने इसको थोड़ा व्यापकता दे दिया है। देखिए, इंडिया ईरान साइन चाबहार पोर्ट ऑपरेशन एक्ट। क्लियर? तो चाबहार पोर्ट, ये चाबहार पोर्ट कहाँ है? तो आप कहेंगे सर ये नीचे लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है चाबहार। इसकी लोकेशन है सिस्तान और बलूचिस्तान में। ठीक, बलूचिस्तान तो दो है, एक पाकिस्तान में भी है, एक ईरान में भी है, तो यह ईरानी बलूचिस्तान और सिस्तान है। ठीक है, तो सिस्तान और बलूचिस्तान में यह एक पोर्ट है, और भारत इसी को डेवलप कर रहा है, और इसका समझौता
उसने कब कर लिया था? ये देखिए लिखा है 2015 में किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते की अगुवाई किया था। क्लियर? लेकिन यहां पर एक चीज कह रहा है कि जो इस पर अब 15 में ये देखिए लिखा है 8 years आफ्टर कंक्लूडिंग द जनरल फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन इन चाबहार पोर्ट इंडिया एंड ईरान ऑन मंडे साइंड, मतलब 2015 में हुआ था और मंडे को इस पर सिग्नेचर हो रहा है कि भैया शुरू करो। तो एक लंबी प्रक्रिया थी और ये लंबे कार्य के लिए, लंबे अवधि के लिए समझौता हो रहा है। क्लियर? और इस समय जो समझौता हो रहा है उस पर जो है ये सोनेवाल साहब जो मिनिस्टर हैं पोर्ट्स के, उनका सिग्नेचर हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी डील है। क्लियर? और अब यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा चाबहार बंदरगाह से क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया को एक चाइना का काउंटर पार्ट मिल रहा है। चाबहार बंदरगाह के बन जाने से इंडिया को क्या फायदा मिल रहा है? देखिए, जो चाइना है ना, क्लियर, वह एक रूट का डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, चाइना एक रूट का डेवलपमेंट कर रहा है, पहले आप उसको देख लीजिए, तब आपको मैं समझाता हूं। देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये आप देख रहे हैं कहां से निकल रहा है। ठीक है, तो ये चाइना से निकल रहा है और चाइना से निकल करके काराकोरम हाईवे का प्रयोग करते हुए वो पूरे, ये देख रहे हैं आप, ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, पीओके जिसे कहा जाता है, गुलाम कश्मीर, गुलाम कश्मीर से होता हुआ ये कहाँ जा रहा है? ग्वादर पोर्ट पर जा रहा है। और ग्वादर पोर्ट से अगर हम मैप को थोड़ा और खींचें, ठीक है, तो निश्चय ही थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो ईरान का ग्वादर, अरे सॉरी, चाबहार पोर्ट आ जाएगा। क्लियर? तो आप एक चीज जरा सोचिएगा, इसका मतलब चाइना ने क्या किया कि पाकिस्तान से बेहतर संबंध स्थापित कर लिए। तो और पाकिस्तान का भारत से बेहतर संबंध नहीं है, चाइना से भी अच्छा संबंध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन अफगानिस्तान से हमारा रिलेशन अच्छा है ना, अच्छा रिलेशन। तो आप ये बताइए कि इंडिया हियर है, इंडिया तो यहां है, यहां देखिए इंडिया यहां है। ठीक है, अब अगर इंडिया यहां है तो इंडिया अफगानिस्तान कैसे जाएगा भाई? कैसे जाएगा जब पाकिस्तान जाने नहीं देगा? तो चाबहार बंदरगाह स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सामरिक दृष्टिकोण से, युद्ध के दृष्टिकोण से भारत के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि चाइना को काउंटर पार्ट कर देगा ग्वादर में रह करके, चाइना की हर हरकत को देख लेगा। और जो अरब सी है ना, उस अरब सी में उसके चाइना के बोलती को बंद कर देगा। और दूसरी बात यह है कि बड़े आसानी के साथ वह अफगानिस्तान से भी संबंध स्थापित कर लेगा, क्योंकि चाबहार पोर्ट से ही वह सीधे अफगानिस्तान में होते हुए वह किसी भी देश में जा सकता है, सेंट्रल एशिया के किसी भी देश में जा सकता है और वहां से कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब चाबहार बंदरगाह भारत के लिए इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से भी चाबहार बंदरगाह भारत के लिए इकोनॉमिकल पोर्शन से और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर? अब ये पूरा मैटर हमने आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से समझा दिया। आइए हम आपसे जहाँ थे वहीं पर पुनः आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपका करा देते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप तैयार रहें कि वो पूछा जा सकता है। कह रहा है कि इस एग्रीमेंट पर किसने सिग्नेचर किया है? यह पहली बात तो आप याद रखिएगा कि यह एग्रीमेंट किन दो कंपनियों के बीच हुआ है। सिग्नेचर तो आपने देख लिया, ठीक है, सर्बानंद सोनीवाल साहब ने इस पर सिग्नेचर किया है और सर्बानंद सोनीवाल साहब मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स हैं इंडिया के। लेकिन ये जो किन दो कंपनियों ने इस पर हस्ताक्षर किया है उसको आप जान जाइए। आईपीजीएल इंडिया की है, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड,
ने इंडिया की ओर से सिग्नेचर किया है और ईरान की ओर से मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने सिग्नेचर किया है। क्लियर? और ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे कि सर जो शाहिद ए बहिश्त टर्मिनल है इसका विकास करना। क्लियर हो गया? ये मैटर आपका हो गया है। अब अगली बातें हम लोग करते हैं, अगली चीजें क्या है देखते हैं। बस इसी के साथ आपका ये मैटर खत्म होता है। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने बेहतर तरीके से इसे समझा होगा। ठीक है, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा ताकि हमें कुछ ऊर्जा मिले। थैंक यू, गुड डे।